हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अविनाश सर और स्वागत है आपका सम्राट कोचिंग ऑनलाइन में। तो कैसे चल रही है आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। आई होप सही चल रही होगी। और इसी बात को अच्छे से और कराने के लिए हम लोग एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 60 डेज़ में, मात्र 60 दिनों में बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं। और हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो किस साल पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कौन ऐसे सवाल है जो 2026 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही आने वाले हैं। तो हम इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और इतनी अच्छी से तैयारी करेंगे कि आप अगर क्वेश्चन पेपर भी हॉल में देखेंगे तो आपका मुस्कुराहट रुकेगा ही नहीं। आप कहेंगे कि कितना इजी प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है, कितना आसान है, ये मुझे आता है। तो आपकी तैयारी होने वाली है ये सारी चीज़ें मात्र 60 दिनों में। तो 60 दिनों में ये सीरीज की सबसे खास बात क्या है कि ये सारे जो PYQ आपको मिलने वाले हैं, ये सारे PYQ आपको चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज आपको सारे मिक्सअप नहीं मिलेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न हैं जो आने वाले हैं, जो मस्ट, जो भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी सीरीज़ जो है आज से शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जो बच्चे बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैनल बहुत ही बढ़िया होने वाला है, शानदार होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। तो 60 दिनों में आपकी बिहार बोर्ड की तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए कृपया हमारे चैनल सम्राट कोचिंग ऑनलाइन से जुड़ जाइए। और इसी चैनल पे हम लोग आज से शुरू करेंगे और आज से पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। हमारी जो प्रकाश चलती है वो अलग अलग माध्यमों में किस तरीके से चलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश हमेशा दो माध्यमों में चलती है। एक तो चलती है सघन माध्यम में और दूसरी चलती है विरल माध्यम में। कितने माध्यम में चलती है? दो माध्यम में, सघन और विरल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों में क्या चलती है? अलग अलग चलती है। इसलिए दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होगी? अलग अलग होगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। सेम क्वेश्चन है। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन और विरल। तो इसका भी आंसर होगा बी, दो ऑप्शन सही है। ओके, और ये जो क्वेश्चन से देखिए 2021 के और 2023 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार प्रश्न आते हैं और ये इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जब प्रकाश, आप याद कीजिए कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, ये कोई परावर्तक सतह है, और जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पे पड़ती है तो ये वापस की दिशा में कुछ कोण बनाती हुई मुड़ जाती है। ओके, प्रकाश की इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। तो ये प्रकाश का पीछे लौटना, प्रकाश का रिटर्न हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ये ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान है? तो पहले हम प्रकाश के परावर्तन को डिस्कस कर लेते हैं। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वापस की दिशा में मुड़ जाती है। यह आपने अभी पढ़ा कि प्रकाश जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वापस मुड़ जाती है, और ये बीच में एक अभिलंब डाला गया है। तो इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम तो कहता है कि जो आने वाली किरण है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और दूसरा जो है ये है परावर्तित किरण। और तीसरा बीच में क्या डाला गया है? अभिलंब, अभिलंब। तो पहला नियम कहता है कि ये जो आपतित किरण है ये आने वाली किरण है, और ये जाने वाली यानी कि परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। तीनों कहाँ होता है? तीनों एक ही पॉइंट पर होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा नियम हमारा कहा जाता है कि कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है। कोण आई जो होता है वो किसके बराबर होता है? कोण आर के। यानी कि कोण आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण और आर को कहते हैं परावर्तन कोण। अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 पे, और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अब ये देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया है? 12 के एनुअल एग्जाम में, 12 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में,
13 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में, 15 का एनुअल, 16, 20, 21 और 23, ये ऐसे प्रश्न है जो है तो बहुत ही हल्का और बार बार रिपीट हो रहा है। इन सब प्रश्नों से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स बनते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कोई भारी नहीं है, बहुत ही हल्का प्रश्न है और बार बार रिपीट हो रहा है। आपसे पूछा क्या गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश का अपवर्तन का है या एग्ज़ाम में प्रकाश के परावर्तन, दोनों के कितने नियम होते हैं, 2 ही नियम होते हैं। ओके, ये बहुत ईजी सवाल आपको याद करने लेना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, बस। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम, सबसे कम। अब बताइए प्रकाश सबसे कम कहाँ चलता है, आपको मालूम होना चाहिए बाबू। निर्वात में प्रकाश कैसे चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में कैसे चलता है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में भी वही चलती है। कांच में क्या चलती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे कम किस में है, कांच में, तो कांच आंसर सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है 2022 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में संभव है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट चैप्टर मानव नेत्र से है, पर ये यहाँ आ गया है तो हम इसको बता देते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे संबंधित होगा, प्रिज्म से, क्योंकि प्रिज्म में एक घटना होती है कि जब लाइट प्रिज्म पे पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और प्रकाश की इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होगा, तो ये होता है लाल रंग का। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बढ़िया से नेक्स्ट चैप्टर में। ये 13, 16 के कंपार्टमेंटल और 19 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ओके, और आप एक बात याद कर लीजिए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 7900 एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, 10⁻⁻10 एम। नेक्स्ट, किसी कोलाइडी विलयन के निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी। ओके, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब आप याद कीजिए प्रकाश के अपवर्तन की क्या क्या घटनाएं होती है। जैसे मान लीजिए ये एक कांच है, कांच में ये एक लाइट आ रही इधर से, और लाइट जब इसमें कांच में प्रवेश करेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी, ये मुड़ जाएगी, और मुड़ने के बाद ये चलती रहेगी और ये फिर वापस मुड़ जाएगी। तो ये बीच में मैंने क्या डाला, अभिलंब। तो बताइए जब प्रकाश इधर से आ रही है और यहाँ पे पड़ने के बाद क्या हो रही है, अभिलंब की ओर मुड़ रही है। किसकी ओर मुड़ रही है, अभिलंब। ये हमारा है अभिलंब, और किसकी ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वही लिखा हुआ है हवा से कांच में, इधर हवा है और यहाँ कांच है अंदर, तो कहाँ जा रही है, अभिलंब की ओर मुड़ रही है। अगर सवाल आता कि कांच से हवा में वापस जाएगी तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगी। ओके, तो अभी के सवाल में कहता है हवा से कांच, तो अभिलंब के निकट। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है, 19 और 21 का क्वेश्चन है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट जब भी होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के रूप में दिखाया जाता है, जब प्रकाश अनेक दिशाओं में बिखर जाता है। 12 क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। आपको मैंने बताया निर्वात किसको कहते हैं, जहाँ कोई कण मौजूद नहीं हो, ऐसा माध्यम जहाँ कोई कण मौजूद न हो, और इसमें प्रकाश कैसे चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जबकि वायु में थोड़ी कम स्पीड से चलती है। तो क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। मैंने आपको पीछे बताया था, परावर्तन पूछे या अपवर्तन, कितना, तो 2, कितना, तो 2। ये भी देखिए 21 और 23 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई ना कोई एगो क्वेश्चन परफेक्ट आता है, या तो परावर्तन आता है या तो अपवर्तन होता है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। मैंने आपको पीछे भी बताया है, किस में होगी, निर्वात में। कितनी की स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होती है तो परावर्तन के बाद
दर्पण पे जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? हमेशा याद रखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण में जब भी कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो बनेगा काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। तो आपके घर में जो समतल दर्पण होता है उसमें आप हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा बनता है। और कहाँ बनता है? दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। तो हम ऑप्शंस में पढ़ते हैं। कह रहा है कि वास्तविक, ये तो गलत हो जाएगा। काल्पनिक, ये सही हो जाएगा। इसमें वास्तविक तो बनता नहीं है, काल्पनिक है लेकिन उल्टा है तो ये बनेगा ही नहीं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच के बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो देखिए, बाहरी त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या कितना है? 19.8 सेंटीमीटर। तो ये किस तरीके से व्यवहार करेगा? ये करेगा आपका अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की तरह। 17 क्वेश्चन में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? तो सबसे पहला उपयोग साइड मिरर में, साइड मिरर में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। साइड मिरर में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। चेहरा देखने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, जो आपके घरों में होता है। उसके बाद दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण करते हैं हम? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ओके। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। आप ही बताइए, जब भी कभी साइड मिरर में हम लगाते हैं तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन 21 और 23 में रिपीट हो रहे हैं और ये VBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल और अवतल दर्पण से एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल लेंस में। आपको लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम मालूम होने चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ रखते हैं? फोकस और लेंस के बीच। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लेंस है, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष, ये बीच में हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र। ये कौन सा हो गया? प्रकाशीय केंद्र। ये हो गया हमारा प्रकाशीय केंद्र। ये हमारा हो गया, सॉरी ऐसे, ये हमारा हो गया है C2, ये हो गया हमारा F और F2। ओके, ये हमारा हो गया प्रकाशीय केंद्र O। अब इसको कहाँ रखना है? फोकस और लेंस के बीच। फोकस और लेंस के बीच हमको रखना है। लेंस यहाँ है, फोकस यहाँ है। इसके बीच में जब हम रखेंगे तो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। ये अपवर्तित होने के बाद कहाँ से चली जाएगी? F से होकर चली जाएगी। और ये कहाँ से होकर चली जाएगी? प्रकाशीय केंद्र से होकर चली जाएगी। तो ये कहाँ मिल रही है? अनंत पे मिल रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहाँ मिलेगी? ये इधर मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? ये इधर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? लेंस के सामने। और सामने बन रहा है तो कैसा बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है? काल्पनिक। काल्पनिक। काल्पनिक कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। तो देखिए, वस्तु जिधर है प्रतिबिंब भी उधर है, तो ये काल्पनिक बन रहा है और सीधा बन रहा है। कहाँ रखने पर? फोकस और लेंस के बीच रखने पर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये भी मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण को साइड मिरर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन से मिरर में? साइड मिरर में। और आप कभी भी साइड मिरर में देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा? छोटा। और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। तो काल्पनिक बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। ओके, इतनी बातें आप हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है और कैसा बनता है? सीधा। इसीलिए हम इसको साइड मिरर में लगाते हैं कि कितना बड़ा भी ट्रक आए, कार आए, वो एक छोटी सी आकृति में हमें दिख जाए और वो सीधा दिखे। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण साइड मिरर में लगाते हैं। ये क्वेश्चन 25 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। 21 का क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? महत्तम मतलब सबसे अधिक। उत्तल दर्पण में आवर्धन हाईएस्ट कितना जा सकता है? तो ये जा सकता है 1/2 तक। कितना जा सकता है? 1/2 तक। 22 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनेगा? तो वस्तु को समान आकार को बनाने के लिए आप, अभी मैंने उत्तल लेंस में बताया, ये हमारा उत्तल लेंस है,
ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये C1 होगा, ये F1 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा और ये आपका C2 हो जाएगा। अब हमको वस्तु को कहाँ रखना है, 2F पर। अगर इसको 2F मान लें, ये 2F ही होता है, तो 2F पर हम रखेंगे ऐसे, ये जहाँ से जाएगी ये F से होकर चली जाएगी और ये प्रकाशीय केंद्र से होकर चली जाएगी, तो ये वस्तु लगभग यहीं बन रहा है। कहाँ पे, तो क्या कर रहा है कि सामने रखने पर वस्तु प्रतिबिंब जो है वस्तु के समान आकार का बनेगा, तो वो 2F पर रखने पर, कहाँ रखने पर, 2F पर रखने पर। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, मैं आपको बता दूं कि आप वस्तु को जितना इस तरफ रखेंगे, आप वस्तु को जितना इस तरफ रखेंगे प्रतिबिंब जो है वो इतना ही आगे बनेगा। आप वस्तु को जितना आगे रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही आगे बनेगा। जैसे अगर मैंने 2F पे रखा तो कहाँ बनेगा, 2F पे। 2F पे रखने पर कहाँ बनेगा, 2F पे। अगर मैं 2F और F के बीच में रखूँगा तो ये कहाँ बनेगा। अगर दूसरा कंडीशन, अगर मैं 2F और F के बीच में रखूँगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच में, यानी कि यहाँ पे भी 2F और C के अनंत के बीच में। ओके, ऐसे बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का बिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, मैंने आपको अभी बताया। उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है, वास्तविक बनता नहीं है, काल्पनिक बनता है, लेकिन बिंब की अपेक्षा सीधा बनता है। काल्पनिक बनेगा तो सीधा ही बनेगा, इसलिए ऑप्शन C 23 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर C। ओके, क्वेश्चन आते हैं 24 पे। 24 क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। क्षमता कितनी है, 1D, तो उसकी फोकस कितनी होगी, 100 ज्ञात करना। लेंस कौन सा है, उत्तल। आप मुझे बताइए उत्तल लेंस में जो क्षमता होती है वो प्लस होती है कि माइनस होती है, सबसे पहले ये बताइए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, धनात्मक, पॉजिटिव, धनात्मक। तो इस तरीके से जो आंसर है या तो प्लस ये है या प्लस ये है, ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। अब हमें ज्ञात क्या करनी है कि एक लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर है। आपको लेंस में मालूम होगा कि लेंस की क्षमता कैसे, मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये भी आपको याद कर लेना है, ये क्या होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर, और मुझे पता है कि डायोप्टर बराबर होता है 1/f इन मीटर। f की जो वैल्यू है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर हम 1D बराबर लिखे 1/f तो हमें f बराबर क्या मिलेगा, 1/1। ये तो आएगा मीटर में, लेकिन अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें, चेंज इनटू सेंटीमीटर, अगर इसको सेंटीमीटर में बदले तो 1 मीटर में बाबू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर। लेकिन लेंस की क्षमता किस में होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक में होती है, तो ये आंसर हमारा भी C बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लस में 100। पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस, यहाँ फोकस होना चाहिए, फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी में डूबी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, तो अपरिवर्तित रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है। बताइए, मैंने अभी बताया उत्तल लेंस तो ऐसे बनाते हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों से पतला, किनारों में क्या होता है, पतला, दोनों किनारे पतले हैं, एवं बीच में क्या होता है, मोटा, बीच में क्या होता है, मोटा। तो आप देखिए ऑप्शन कहाँ है, सभी जगह एक समान, ये गलत है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा नहीं, किनारों पर पतला होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। आभासी का मतलब काल्पनिक, हमें प्रतिबिंब कैसा नहीं प्राप्त करना है, काल्पनिक। और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, मैंने इस क्वेश्चन को पीछे भी डिस्कस किया है, और वो कहाँ होना चाहिए, F तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच। कहाँ होना चाहिए, F तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच, यानी कि F मतलब मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। और अवतल लेंस अगर आ जाएगा एग्जाम में, अवतल लेंस, दोनों में से कोई एक आता ही आता है 100%। अवतल लेंस की कैसी होती है, ऋणात्मक। ऑप्शन 2 दिए हुए हैं इसमें।
2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। अब बताइए, इसमें एफ दिया हुआ है, फोकसांतर यानी कि एफ बराबर कितना दिया हुआ है 2 मीटर। मैंने अभी पढ़ा था कि लेंस की क्षमता का सहमात्रक डायोप्टर होता है, और डी बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f, और एफ किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए मीटर में। तो 1/2 हो जाएगा 2, 1/2 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.5। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और मैंने अभी आपको बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव किस में आएगी, +0.5D। तो हमारा ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, 2012 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। आपको ये फोकसांतर की हमेशा चेंज होती रहेगी, लेकिन ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब क्या वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। मतलब वह वस्तु को कहाँ पे रखना है कि वास्तविक और समान साइज का बने। ये आपको मैंने बताया था, वस्तु को कहाँ रखना था, 2f पे। कहाँ रखना था, 2f पर। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, बिल्कुल सही है, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। 31 में किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही कहा एफ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको कहा कि डी बराबर जो फार्मूला होता है वो 1 में एफ इन मीटर होता है। अब एफ की जो वैल्यू वो मीटर में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है, तो पहले हम इसको मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने पर तो बताइए 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 50/100, 100 से भाग देना पड़ेगा, 0 से 0, 5 2 10, 5 दूना 10, आएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर 1/1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d बराबर आएगा 1, ये चेंज हो जाएगा, रिवर्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा आपका 2, क्या जाएगा 2। तो 2 और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, प्लस, तो क्या हो जाएगा +2D। तो कितनी क्षमता आई, प्लस में 2D। ऐसे सवाल प्लस बहुत आते हैं, +2D। तो सी हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी, 2D। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कि ये क्वेश्चन 2020, 22, 23 और 24 में पूछा गया। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, लेंस का सूत्र। लेंस का जो सूत्र होता है वो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ओके। और कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दर्पण का सूत्र। कभी कभी हमसे दर्पण का सूत्र पूछ लेता है एग्जाम में, तो जो दर्पण का सूत्र होता है वो सेम होता है, 1/v प्लस हो जाता है 1/u बराबर 1/f। तो एग्ज़ाम में ये दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आ सकता है, या तो लेंस का आ सकता है या तो दर्पण का आ सकता है। लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोनों में से कोई एक प्रश्न जो है वो हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो आपको लेंस और दर्पण दोनों का सूत्र याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। अब अगर मैं उत्तल लेंस बनाऊँ, ये प्रधानक खींचूँ, एक यहाँ पे हो जाएगा प्रधानक खींचूँ, यहाँ हो जाएगा 2f, यहाँ पे भी हो जाएगा 2f, यहाँ पे हो जाएगा f, और यहाँ पे भी हो जाएगा f। तो कितने मुख्य फोकस है आप बताइए, 2 है। कितने मुख्य फोकस है, 2 है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब सारी लेंस किसको कहा जाता है, उत्तल लेंस को। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। मैंने आपको बताया है काल्पनिक कैसा होता है, सीधा, और वास्तविक कैसा होता है, उल्टा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने में हम किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो कांच का इस्तेमाल, जल का इस्तेमाल होता है, कांच का भी इस्तेमाल होता है। हम लोग पीतल का इस्तेमाल लेंस बनाने में नहीं करते। तो हमारा ये आंसर जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन देखिए 12 और 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको उसी समय से बता रहा हूँ। ये 19, 22 और 23 में पूछा गया सवाल है। ये सवाल हर साल रिपीट होते हैं, आपको ऐसे सवाल आने ही चाहिए। तो धनात्मक की बात करें, धनात्मक किस में होता है, उत्तल लेंस में। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है।
जो आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास देखते होंगे, आपको याद कीजिए बचपन में जब आप औजार बॉक्स खरीदते थे, टूल बॉक्स खरीदते थे, कंस्ट्रक्शन बॉक्स, तो उसमें आपको एक लेंस मिलता था जिससे आप वस्तु को जलाते थे, पेपर को जलाते थे, उसी को हम मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। तो वो किस में होता है, उसमें कौन सा लेंस होता है, याद कीजिए, तो वो होता है आपका उत्तल लेंस। ये आपको याद रखना है, उत्तल लेंस का उपयोग भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। लेंस में वस्तु को बड़ा देखना होता है, और वस्तु को बड़ा देखने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ती है, तो हमें इसमें भी चाहिए उत्तल लेंस। 41 क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसको कहा जाता है फोकस, मुख्य फोकस या फोकस उसी को कहते हैं। 42 क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने में आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो होना तो चाहिए उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु, मतलब वस्तु हमेशा नहीं, वस्तु जो प्रतिबिंब जो बनेगी वो क्या बनेगी, बड़ा बनेगी। ओके, बड़ा बनेगी, तो होना भी चाहिए, लेकिन कौन से फोकस दूरी का होना चाहिए वो मायने रखता है। कितने फोकस दूरी का आप जो है, अगर 50 सेंटीमीटर का करेंगे तो कितना आएगा, 2D आएगा। अगर 5 सेंटीमीटर करेंगे तो 20D आएगा। तो इससे और भी अक्षर बड़ा दिखेगा, इससे छोटा अक्षर भी थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा। तो ज़्यादा बड़ा देखने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। 43 में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। जो अवतल दर्पण होता है उसमें किस प्रकार की प्रतिबिंब बन सकती है। तो अवतल दर्पण में आप वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आए एग्जाम में बस उत्तल दर्पण का, कौन से दर्पण का, उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनेगा, केवल काल्पनिक। और काल्पनिक कैसा बनता है आपको मालूम है, सीधा बनता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 43 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में कहा गया है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। दर्पण से आपको मालूम होना चाहिए कि ये अवतल दर्पण में कोई भी बिंदु जो होता है वो किससे गुजरेगी, किससे होकर। तो आप याद कीजिए कि जब आप अवतल दर्पण बनाते थे ऐसे करके, ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ हो गया हमारा ध्रुव, यहाँ हमारा हो गया वक्रता केंद्र, और यहाँ हो गया हमारा मुख्य फोकस। जब कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो किससे होकर जाती है, एफ से होकर। किससे होकर जाती है, एफ से होकर। ये बात को याद करना। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। जो अवतल लेंस का आवर्धन होता है, आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो ये क्या होता है, यू बाई भी बाई यू, सॉरी ये लिखा हुआ है भी बटा यू। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आवर्धन किसको कहा जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, 21, 22 और 23 लगातार कंटिन्यू हर साल रिपीट होने वाले ये प्रश्न है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हर साल और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। 47 क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। हमको उत्तल लेंस में तो पता है 2F पर, लेकिन ये कौन सा दर्पण पूछ रहा है, ये लेंस तो मालूम था, ये दर्पण पूछ रहा है, अवतल दर्पण कि हम वस्तु को कहाँ रखें कि जितनी साइज की हम वस्तु रखें उतना ही साइज का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र पर। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये दर्पण है, बाहर से पेंट किया गया है, ये हमारा प्रधान अक्ष है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ मुख्य फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को हम रखते हैं, ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर चली जाएगी, एफ से होकर, और ये वस्तु कहाँ से होकर चला जाएगा, सी से होकर। ओके, तो वस्तु के साइज का ही ये बनेगा प्रतिबिंब।
अगला क्वेश्चन है 47 का कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अब एक अवतल दर्पण है, इसमें हम किसी वस्तु को रख रहे हैं। ये हमारा दर्पण है जिसमें बाहर की तरफ से पेंट किया गया है। ये हमारा एक प्रधान अक्ष है, यहाँ ध्रुव है P, यहाँ पे हमारा मुख्य फोकस है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है। वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। अब हम वस्तु को जितना इधर रखेंगे वो प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा। तो C पर रखने पर क्या होगा कि ये यहाँ से आ जाएगी, ये F से होकर जाएगी और ये C से यहीं पे कट जाएगा। तो वस्तु के साइज का बनाने के लिए हमको कहाँ रखना पड़ेगा, वस्तु को केंद्र पर रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 48 अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा जाए कि समान आकार का बने। तो मैंने अभी बताया आपको कि कहाँ रखने पर उसका समान आकार का बनेगा, वक्रता केंद्र पर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर। उसकी फोकस दूरी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल एक हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। ये एक दर्पण है, ये एक प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये C है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं हम फोकस दूरी। तो आपका एक फार्मूला, एक थ्योरम है कि R की जो वैल्यू होती है वो 2F के बराबर होता है, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि F की जो वैल्यू होती है वो R का आधा होता है। ओके, अब यहाँ पे हमसे त्रिज्या दे दिया गया है, R हमको दे दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है, F की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि F बराबर क्या होता है, R/2। तो R की वैल्यू कितनी है, 40/2, काटेंगे तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर हमारा जो बिल्कुल D ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष तक चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। जो प्रतिबिंब है वो आगे की ओर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी। तो चींटी की जो गति की दिशा होगी वो फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ रहा है, यानी कि जो दर्पण में है वो कहाँ बढ़ रहा है, फोकस से ध्रुव की ओर आगे जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब को जितना हम आगे रखेंगे वो पीछे ही बनता जा रहा है। ओके, इसीलिए काल्पनिक यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा बन रहा है। सीधा कब बनता है, जब काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक अवतल दर्पण में तब बनेगा जब दर्पण के जितना हम आगे रखेंगे प्रतिबिंब वो उतना ही क्या बनेगा, आगे बनता जाएगा। इसीलिए दर्पण के पीछे बनता जाएगा, सीधा बनता जाएगा। ध्रुव के ओर जा रहा है वो। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। तो ये रहा हमारा आज का 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आपको अभी 50 क्वेश्चन का और सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों को बनाते रहना चाहिए, निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। और हम इस क्वेश्चन के सीरीज़ में जो है अभी और क्वेश्चंस ऐड करने वाले हैं और क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये हमारे सीरीज का पार्ट 1 है। ये चैप्टर जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी जस्ट अपलोड किया जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कर करके हम लोग सारे जो टॉपिक्स है, सारे जो सब्जेक्ट है उसके चैप्टर वाइज PYQ, साथ में नोट्स और ये सारे जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसके साथ जुड़ जाइए और बने रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। जय हिंद, जय भारत।